इफ्तिखार साहब, जो ब्लू इकॉनमी के जो असल फ़वाइद हैं या जो इससे इकॉनमी के हम फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, उससे अभी तक हम क्यों महरूम हैं? हम देख रहे हैं दुनिया अब 3 ट्रिलियन की तरफ इसकी ट्रेड को ले जा रही है और हम अभी तक 1.5 बिलियन डॉलर्स पर ही रुके हुए हैं। आपकी नज़र में इसकी क्या वजूहत हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बुनियादी वजह आपने ज़्यादातर चीज़ें तो बतला दी कि हमारे क्या क्या अपना ब्लू इकॉनमी में किन किन चीज़ों पे हम तरक्की कर सकते हैं, लेकिन इससे पूरा फ़ायदा ना उठाने की बुनियादी वजह मेरे नज़दीक जो अवेयरनेस है, आगाही नहीं है हमारे मुल्क में ब्लू इकॉनमी के बारे में या समंदरों के बारे में। बुनियादी तौर पे हमारी सारी पॉपुलेशन जो है वो लैंड ओरिएंटेड है, समंदर की तरफ नहीं है। मेरे ख्याल में शायद हमारी मेजॉरिटी जो है पॉपुलेशन ने उन्होंने समंदर देखा भी नहीं, तो समंदर की इम्पोर्टेंस वगैरह के बारे में पता होना या उससे फ़ायदा उठाना तो बहुत दूर की बात है। और ये कैफियत सिर्फ आवाम की नहीं, ऊपर लीडरशिप तक ज़्यादातर में यही है। लेकिन अब अवेयरनेस आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता, स्लो है लेकिन अवेयरनेस हो रही है। और ब्लू इकॉनमी पे जितनी तवज्जो दी जा सकती है और भी ज़्यादा देनी चाहिए, अभी जो दी जा रही है उससे भी ज़्यादा देनी चाहिए, तभी इससे पूरा फ़ायदा उठाया जा सकेगा। इसी सिलसिले में आपको मैं बता दूँ कि मैंने जो कहा कि अभी तवज्जो दी जा रही है, अभी गवर्नमेंट ने एक मैरीटाइम टास्क फोर्स बनाई है जो कि आजकल बड़ी तेज़ी से काम कर रही है, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। अच्छा। और उसमें यही है कि ये ब्लू इकॉनमी से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है, उस पर काफ़ी काम हो रहा है। अगले 1-2 महीने में इंशाल्लाह उसकी रिकमेंडेशन वगैरह गवर्नमेंट को दे दी जाएंगी। तो लेकिन फिर वो किस हद तक इम्प्लीमेंट होती है और उन पर अमल कहाँ तक होता है वो डिपेंड करेगा कि हम किस हद तक तरक्की कर सकते हैं। आपने जैसे पहले बताया था कि जी सबसे पहले तो हमारी लोकेशन, कि हमारी लोकेशन बुल्किल गल्फ़ के माउथ पे, जहाँ से कि दुनिया की सबसे अहम तरीन गुज़रगाहें, बहरी गुज़रगाहें गुज़रती हैं। गल्फ़ से तकरीबन रोज़ाना 18.5 बिलियन बैरल्स पर डे ऑयल निकलता है और ये ज़्यादातर ईस्ट में जाता है। मलाका से 16 मिलियन बैरल पर डे निकलता है, यहाँ से जाता है और मलाका के रहे फिर चाइना, जापान और फार ईस्टर्न कंट्रीज़ और उन सबको हो जाते हैं। सही। तो इससे जब ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की आपने बात की थी, अफ़गानिस्तान की बात की थी कि ये उनके पास सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के पास एनर्जी है लेकिन कोस्ट के पास नहीं है, वो इसमें लकी नहीं जैसे कि पाकिस्तान कोस्ट के पास। तो इसलिए जो भी अपना हिंटरलैंड हैं या जिनको के अपना लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं दुनिया में जहाँ भी हैं, उनको ऑयल या एनर्जी अपनी सप्लाई करने के लिए वर्ल्ड मार्केट में उन्हें नियरेस्ट पोर्ट तक एक्सेस चाहिए होती है। तो नियरेस्ट पोर्ट की एक्सेस उनके लिए बेहतरीन एक्सेस जो है वो यहीं हो सकती है, हमारे साउथ में गवादर में और हमारे किसी भी पोर्ट के साथ। उनकी अभी पाइपलाइन से एक्सेस है, लेकिन पाइपलाइन से एक्सेस है उनकी तुर्की में और रशिया में। वो एक तो बहुत लंबे रास्ते हैं और दूसरे बहुत दुश्वार राहों से वो गुजरते हैं और फिर इवेंचुअली वो दोनों रिस्ट्रिक्टेड वाटर्स में एंड अप हो जाते हैं। जबकि हमारा रास्ता क्योंकि वो ब्लैक सी में है और वहाँ पे वो तो खुद रिस्ट्रिक्टेड वाटर्स हैं, तो और ऑयल की ज़्यादातर डिमांड जैसे मैंने में बताया कि वो ज़्यादातर तो ईस्ट में, चाइना में, जापान में और फार ईस्टर्न कंट्रीज़ में। तो हमारी तरफ जाओ, अगर यहाँ से वो पाइपलाइन जो कि बहुत अरसे से जिसकी बात ही चल रही है, अगर वो पाइपलाइन वगैरह यहाँ से हो जाए तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के भी अगर यहाँ से ऑयल गुजरना लग जाए तो और गल्फ़ के ऑयल के साथ मिला के तो तकरीबन दुनिया का 65 से 70% तेल हमारी साहिल के करीब से गुजरेगा। तो उससे जितनी इकनॉमिक एक्टिविटी ऑलरेडी अभी है और जितनी और ज़्यादा होगी, वो कोई बहुत ज़्यादा उसमें अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि इतनी ज़्यादा मैरीटाइम इकनॉमिक एक्टिविटी है या ब्लू इकनॉमिक एक्टिविटी है। तो उससे फ़ायदा उठाना हम उसी वक्त उठा सकते हैं जबकि हमारे अवेयरनेस हो और हम उस पर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करें और उसको उस किस्म के एसेट्स और वो सारी की चीज़ें हम वहाँ पर वो करें। जिसकी कि एक मिसाल मैं आपको छोटी सी दूँ, शिप बिल्डिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले यूरोप में होती थी, बल्क जापान में भी होती थी, लेकिन बल्क 90% से ज़्यादा यूरोप में होती थी और यूरोप में भी मेजॉरिटी जो थी वो यूके में होती थी, बरतानिया में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जापान का इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हो गया तो उन्होंने उसको बहुत स्टडीज़ की कि इसको कैसे रिवाइटलाइज करें हम अपनी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को। तो सारी स्टडीज़ के बाद वो उसके नतीजे पर पहुँचे कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को हब इंडस्ट्री बना दें। इससे स्टील इंडस्ट्री, फिर उसी से ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्रीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्रीज़ और ये सारी चल पड़ेगी
और पूरी इकोनॉमी तरक्की करेगी। तो शिप बिल्डिंग को उन्होंने हब इंडस्ट्री डिक्लेयर किया। सही। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लेट 40s में, और मिड 50s में जापान दुनिया का नंबर 1 शिप बिल्डर बन गया। और हम सबको पता है कि 50s में और 60s में जापान के इकोनॉमी ने कैसे तरक्की, यही थी स्टील रिलेटेड, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी सारी चीज़ों से रिलेटेड इंडस्ट्री। फिर लेट 60s में बल्कि अर्ली 70s में साउथ कोरिया ने जब अपनी डेवलपमेंट शुरू की तो उसने भी बहुत सारे प्रोसेस किए। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है कि जी वो पाकिस्तान का भी 5 ईयर प्लान ले गए वगैरह वगैरह। और पूरी दुनिया से जो आदमी तरक्की करना चाहते हैं, हर एक से सीखना चाहते हैं, तो वो भी फाइनली इस कंक्लूजन पर आए कि रादर देन री इन्वेंटिंग व्हील, फॉलो द जापानीज मॉडल, कि शिप बिल्डिंग को हब इंडस्ट्री बनाए, उसी से ये सारा पैटर्न चलेगा। तो उन्होंने 70s में ये पॉलिसी बनाई। बाय 90s, मिड 90s वो जापान से आगे निकल गए और नंबर 1 शिप बिल्डर बन गए। और वही तरक्की उनकी, जब स्टील इंडस्ट्री चली उसी से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चली, इलेक्ट्रॉनिक्स साउथ कोरियन की और सारी की सारी चलती चली। तो ये एक सेट पैटर्न है। चाइना ने इकोनॉमिक तरक्की अपनी शुरू कर दी थी 1980 के ऑनवर्ड्स, और ओपनिंग टू दी वर्ल्ड जिस तक वो कहते थे। लेकिन सन 2000 के लगभग चू रोंगची उनके प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड के थे, एक्स शंघाई के मेयर थे जी। उन्होंने भी बहुत सारी स्टडीज़ करा के वो भी इसी नतीजे पर पहुंचे कि शिप बिल्डिंग को हब इंडस्ट्री बनाए। 2000 में उन्होंने ये फैसला किया। 2001 में चाइना पूरी दुनिया में 1 मिलियन डेड वेट टनेज, जिसको शिपिंग में हम कन्वर्ट करते हैं, डेड वेट टनेज एक्सपोर्ट करता था। सही। 2005 में 5 साल में 5 गुना उन्होंने बढ़ा दिया, 1 मिलियन से 5 मिलियन हो गया। और 2005 में उन्होंने कि 2013 तक हम नंबर 1 शिप बिल्डर बन जाएंगे दुनिया के। सही। और चाइना एज यूजुअल 2 साल पहले अपना टारगेट अचीव कर लिया, और 2011 में वो नंबर 1 शिप बिल्डर बन गए। अभी तक वो नंबर 1 शिप बिल्डर। तो ये तीनों जो ईस्ट एशिया के जो जायंट्स हैं, चाइना, जापान और कोरिया, ये तीनों मिला के दुनिया का 90% से ज़्यादा शिप बिल्डिंग यहाँ पर होती है। ठीक है। शिप बिल्डिंग का एक और वो है जो कि हमें बहुत ज़्यादा सूट करता है कि ये लेबर इंटेंसिव है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।